यस, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे क्लास 11 के बच्चों, कैसे हो? एग्जाम्स पास आ रही हैं, वेरी गुड, प्रिपरेशन करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स, ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देशी भाषा में बोले तो फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब अंतिम खाते। आप इसको अगर सर्च करेंगे हिंदी में क्या कहते हैं तो बोलते हैं अंतिम खाते, क्योंकि फाइनल मीन्स लास्ट। क्या होता है फाइनल अकाउंट्स, क्यों बनाया जाता है फाइनल अकाउंट्स, ये सवाल सभी का कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। वेरी गुड। देखिए, अकाउंटिंग का सफर जो जर्नल एंट्री से शुरू होता है फाइनल अकाउंट्स पे आके खत्म होता है। हमें इसलिए बनाने पड़ते हैं फाइनल अकाउंट्स क्योंकि हमें पूरे साल भर में हमने जितने ट्रांजैक्शंस किए हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट and so many other transactions, depreciation, deposit money into bank, withdraw money from bank, free sampling, charity, wages, salary and what not। भाई साहब, इतने ट्रांजैक्शन करने के बाद हमें क्या प्रॉफिट, क्या लॉस हुआ, क्या हम सही राह पे जा रहे हैं, क्या हमारा बिजनेस एकदम ठीक चल रहा है, क्या कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत उसमें है, ये सारी चीजें देखने के लिए बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स चैप्टर बच्चों दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला इसका पोर्शन जो है वो है विदाउट एडजस्टमेंट्स, यानी जब आपके पास कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं है करने को, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है जो आपने कंसीडर नहीं किया हो, विदाउट एडजस्टमेंट्स, और दूसरा विथ एडजस्टमेंट। इसमें बेसिक फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। क्या होता है, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाने बैठते हैं तो उसके लिए हमारे हाथ में जो रॉ मटेरियल के तौर पे होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। मान लीजिए मेरा ट्रायल बैलेंस अपने आप में परफेक्ट, मैच्योर, परिपक्व ट्रायल बैलेंस है जिसमें मेरा कोई ट्रांजेक्शन लिखना बाकी नहीं है। आखिरी दिन तक का हर ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मेरे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मेरे पास कोई एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन नहीं है, मेरे ट्रायल बैलेंस में कोई गलती नहीं है, तो मुझे फाइनल अकाउंट्स जो बनाने होंगे वो कहलाते हैं विदाउट एडजस्टमेंट, यानी कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर पे, और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस परफेक्ट ट्रायल बैलेंस नहीं होता, उसमें बहुत सारी एंट्रीज अभी भी होना बाकी हैं, क्योंकि कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो एंड ऑफ द ईयर पर ही की जाती है, उन्हें आप चाह के भी ड्यूरिंग द ईयर नहीं कर सकते। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जैसे आपके सारे दूसरे अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के सेटल करना। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का जजमेंट हमको लास्ट डे पे लेना पड़ता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के हिसाब से। तो अगर कुछ एंट्रीज हमारी करना बाकी हैं तो उन्हें हमें एडजस्टमेंट के फॉर्म में ट्रायल बैलेंस के साथ लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, विदाउट एडजस्टमेंट एंड विथ एडजस्टमेंट। अब इसके पहले कि अपन आगे बढ़ें, जो बच्चों का एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूं मैं आपको, सारे नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव्स। क्लास 11 ने चैप्टर 1 में आपने ऑलरेडी पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, वहीं पर इसका भी आंसर है। देखिए, आपकी अकाउंटिंग आप जो करते हैं उस अकाउंटिंग को करने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें से एक मेन ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस फ्रेंड्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये जानना हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, लीगल राइट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हमें आगे और क्या करना चाहिए और क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए।
इसके अलावा हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी होती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मेरे दोस्तों, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आपकी कितनी एसेट्स हैं आपके पास, कितनी करंट एसेट्स हैं, कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं, आपके ऊपर कितने लोन हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, क्रेडिटर, बैंक लोन और बाकी सब चीज़ें कितनी, क्या इन दोनों के बीच में आप बैलेंस बना पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं आप इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। फाइनेंशियल साउंडनेस की जानकारी रखना भी जरूरी होता है। तो दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब जो बात अभी हम करेंगे, इसके पहले कि हम विद एडजस्टमेंट पे जाएं, पहले विदाउट एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए, आपको स्टार्टिंग में ही कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस बताई गई हैं। एक अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी थी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम, और एक अकाउंटिंग इक्वेशन थी आपकी एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 यूज करना पड़ेगी। जो इक्वेशन क्या बोलती है, वो बोलती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम। और अगर मुझे अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इनकम और एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज डुअलिटी, डबल एंट्री सिस्टम। तो मेरे इन दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मुझे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, तो मैं इस इक्वेशन की मदद लूंगा। मुझे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, मैं इस इक्वेशन की मदद लूंगा। तो मेरा कुल मिला के जो काम है वो फाइनल अकाउंट्स बनाने का मेन पर्पस ये है कि मैं अपने बिजनेस के बारे में नज़दीकी से जान पाऊँ। ठीक है, चलिए अब फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाया जाता है और फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या होती है बैलेंस शीट, इस पर अपन बात करते हैं अभी। लेकिन उसके पहले मैंने आपसे कहा कि हमारे अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है जिसे कहते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इनकम। रेवेन्यू मीन्स द सेल प्रोसीड, that is the amount received from sale of goods and services inclusive of profit। expenses का मतलब है आपने इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी खर्चा किया है वो सारे expenses are those which expire in the same accounting period, nominal account। revenue minus expenses income, excess of revenue over expenses will be income। income in short means profit, income means profit। Though there is going to be an advancement of this terminology, but right at this moment आपको बस इतना समझना चाहिए कि इनकम मीन्स प्रॉफिट। तो रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, ये मैचिंग प्रिंसिपल है। ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, राइट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर एक्सपेंसेस विल बी ट्रीटेड एज योर प्रॉफिट। रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू मीन्स द टोटल अमाउंट, ध्यान देना बात पर, टोटल अमाउंट विच आई रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 4,000 रुपए के गुड्स 5,000 रुपए में बेचे, तो मुझे बेच के जो 5,000 रुपए मिले वो मेरा रेवेन्यू है। अब वो पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट नहीं है, पूरी की पूरी मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसमें से वो गुड्स की कॉस्ट जो 4,000 में मैंने खरीदे थे वो माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट आएगा। साथ साथ में अगर बेचने और खरीदने से रिलेटेड मैंने कुछ और भी एक्सपेंसेस किए हैं तो वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ट्रू प्रॉफिट आएगा। आप सोचोगे सर क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट। रेवेन्यू हमारे दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज।
एक रेवेन्यू होता है डायरेक्ट रेवेन्यू और एक होता है इनडायरेक्ट रेवेन्यू। ऐसे हमारे एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऐसे हमारी इनकम यानी हमारा प्रॉफिट भी दो टाइप का होता है, जनरली दो टाइप का, वैसे तीन टाइप का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। लेकिन अभी मैं इस मोमेंट पर आपसे बेसिक बात कर रहा हूं, इसलिए मैं दो टाइप के प्रॉफिट की बात आपको बताऊंगा, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। देखिए यहां पर बोर्ड पे ध्यान से, क्लासिफिकेशन समझ आ रहा होगा आपको। रेवेन्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Expenses are of two types, direct and indirect. Profit is of two types, gross profit and net profit. Okay, let us discuss in detail कि ये असल में क्या चीज़ है। देखिए ये आपको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम चीज़ों को और सिंप्लीफाई कर पाएंगे। Direct revenues are those revenues which come from कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, कोर रेवेन्यू बोलते हैं इसको। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी से आपको जो रेवेन्यू आता है वो आपका डायरेक्ट रेवेन्यू। डायरेक्ट रेवेन्यू मींस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज वी डील इन, जिसमें हम डील करते हैं, जिसका हमारा बिजनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मेडिकल स्टोर है, अगर आई एम अ ट्रेडर हु इज रनिंग अ केमिस्ट शॉप, तो मेरे लिए गुड्स क्या है, जिस चीज़ का मैं बाइंग सेलिंग करता हूं उनको हम गुड्स कहते हैं। तो मेरा मेडिकल स्टोर है तो मेडिसिन मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे, और मेडिसिन बेचना खरीदना मेरा मेन काम है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कोर एक्टिविटी मेरा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन बेच के मुझे जो पैसे मिल रहे हैं बेटा वो कहलाएगा डायरेक्ट रेवेन्यू। व्हाट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट रेवेन्यू? डायरेक्ट रेवेन्यू इज वन विच कम्स फ्रॉम द मेन एक्टिविटी यू आर एंगेज्ड इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हॉस्पिटल है तो उसका मेन काम है प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज एंड मेडिकल सर्विसेज टू द पेशेंट्स। तो उनको जो हेल्थ सर्विस और पेशेंट से जो मेडिसिन का पैसा मिलेगा वो उनका मेन है। मान लीजिए किसी का जनरल स्टोर है तो उसका जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जिन भी कमोडिटी में वो डील करता है। किसी की फर्नीचर की शॉप है तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फर्नीचर उसकी मेन एक्टिविटी होगी। सो रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम sale of goods and services in which you deal is called direct revenue। and आपको जान के खुशी होगी sales are mainly the sales account। sale of goods is the main revenue which business organizations definitely look for। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर ट्रेडर का काम होता है सेल ऑफ गुड्स। सिमिलरली इनडायरेक्ट रेवेन्यू कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट रेवेन्यूज आर दोज रेवेन्यूज विच कम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज लाइक अदर देन सेल ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं दवाइयाँ बेचता हूँ, उससे जो रेवेन्यू आएगा वो डायरेक्ट रेवेन्यू हो गया। लेकिन साथ साथ में मैंने दो दुकानें और खरीद के रखी है, उनको मैंने किराए पे दिया, मुझे वहाँ से रेंट आता है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू। मैंने बैंक में कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट किया है, वहाँ से मुझे ब्याज मिलता है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू। मैंने स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में कुछ पैसा लगाया है, तो शेयर्स पे जो मुझे रिटर्न मिलता है डिविडेंड, वो मेरा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। मुझे मेरे सप्लायर्स डिस्काउंट देते हैं ऑन परचेजेस, वो मेरा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। तो ऐसे तमाम सारी एडिशनल इनकम्स आपको आ सकती हैं। तो आप दो जगह से पैसा कमाते हो, एक तो आपकी कोर एक्टिविटी से और एक आपकी एडिशनल एक्टिविटीज से, नॉन कोर एक्टिविटी से। आपका जो मेन काम है वो तो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज। लेकिन साथ साथ में आप बैंक में एफडी कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 4 दुकानें किराए पे दे रहे हो, लोगों को ब्याज पे पैसा उधार दे रहे हो, जगह जगह से जो आपके पास एडिशनल इनकम्स आ रही हैं वो आपकी इनडायरेक्ट रेवेन्यू। और देखो ध्यान रखना बेटा, आज के डेट में किसी एक सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंस से सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है। एवरी कंपनी, एवरी ट्रेडर, एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी यू विल सी इज परफॉर्मिंग मल्टीपल जॉब्स, मल्टीटास्किंग है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, राइट। पैसा नहीं होगा तो आपकी बेसिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए आप कमाने के लिए 50 सोर्सेस का इंतजाम करते हैं। तो हर ट्रेडर भी क्या करता है, अपने सेल्स के साथ साथ सपोर्टिंग एक्टिविटीज को भी ध्यान में रखता है। तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू में क्या आएगा, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ऐसी तमाम सारी चीजें आएंगी जिनको हम आगे चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे इनडायरेक्ट रेवेन्यूज हैं। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। जो भी हम खर्च करते हैं इन रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए, जो भी खर्चा करते हैं वो एक्सपेंस कहलाता है। मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस बोथ नॉमिनल अकाउंट। Expenses are those which expire in the same accounting period. There are 2 types of expenses, capital expenditure and revenue expenditure. Deferred revenue expenditure भी होता है, उस पर अलग से बात की जाएगी। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको ही अकाउंटेंसी की भाषा में एक्सपेंस कहा जाता है। These are those which expire in the same accounting period. ध्यान देना, it's very important. So direct expenses are those expenses which we incur in the process of earning direct revenues. क्या बात है, वेरी गुड। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए ऑल द एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो प्रोडक्शन, और अगर आप ट्रेडर हैं जैसे आपके कोर्स में जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो किसके हैं, फाइनल अकाउंट्स आर फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर। 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स बहुत लिमिटेड सेंस में, आगे जाओगे तो और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। सो ऑल द एक्सपेंसेस विच वी इनकर इन द प्रोसेस ऑफ परचेज। जो भी गुड्स आप बेचना चाहते हो, जैसे मैंने कहा मेरा मेडिकल स्टोर है तो मेडिसिन बेचना मेरा मेन काम है, लेकिन मेडिसिन खरीदना ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। बाइंग ऑफ मेडिसिन इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग ऑफ मेडिसिन इज अ डायरेक्ट रेवेन्यू। एंड मेडिसिन को खरीद के लाने में, सपोज मैं दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से या इंदौर में दवा बाजार से मेडिसिन खरीद के अपनी शॉप जो पलासिया पर है वहाँ तक पहुँचाता हूँ, तो मुझे मेडिसिन खरीद के लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कैरियज, साथ साथ में मुझे पैकिंग एंड लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, साथ साथ में मुझे वेजेस और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच यू डील आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द एक्टिविटीज अदर देन परचेज एंड प्रोडक्शन, ये ध्यान रखना, अदर देन परचेज एंड प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स एक्वायर कर लिए, मुंबई से इंदौर आप गुड्स लेके आ गए, ट्रांसपोर्टेशन लग गया, वेजेस लग गई, पैकिंग चार्जेस लग गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो गुड्स बेचना, अपने आप गुड्स नहीं बिकते। गुड्स बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ती है, पब्लिसिटी करना पड़ती है, एक शॉप किराए पे लेना पड़ती है, उस शॉप में इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, टेलीफोन चार्जेस, सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है। एम्प्लॉयज चाहिए, उनकी सैलरी देना पड़ेगी, एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो अकाउंटिंग करेगा। तो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, एक तो सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, राइट। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और उसके अलावा हमारे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस मतलब भाई साहब रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डे टू डे की लाइफ में होते रहता है, चैरिटी डोनेशन देना पड़ता है। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये जरूरी नहीं है सेल्स पे हो, दे कुड बी रिलेटेड टू ऑफिस, दे कुड बी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, दे कुड बी रिलेटेड टू सेल्स।
जैसे हमने एम्प्लॉय रखा, एक सेल्समैन है जिसकी सैलरी देना पड़ती है, एक मैनेजर है उसको कमीशन देना पड़ता है, राइट, एक स्टाफ है, एक वर्कर है जो कि दुकान खोलता बंद करता है सुबह शाम। तो ऐसे ढेरों ढेर हमारे खर्चे होते हैं। उन सारे एक्सपेंसेस को जो कि अदर देन परचेज इन प्रोडक्शन है, आपने सुना होगा कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, है ना बेटा। तो कैरेज इनवर्ड इज रिलेटेड टू ब्रिंगिंग द गुड्स टू योर शॉप फॉर सेलिंग पर्पस। मुंबई से इंदौर लाना, चेन्नई से इंदौर लाना, जो भाड़ा आप दोगे वहां से यहाँ लाने का, वो कैरेज इनवर्ड होगा। और फिर अपनी दुकान से बेचना या अपने वेयरहाउस में अपने स्टोर किए वहां से दुकान तक बेचने के लिए लाना, ये सब कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। तो कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। और इस तरह से हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी। तो अब ये इक्वेशन क्या कहना चाहती है? ये इक्वेशन ये कहना चाहती है कि अगर आप अपने डायरेक्ट रेवेन्यू से डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे, डायरेक्ट रेवेन्यूज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। डायरेक्ट रेवेन्यू मतलब क्या हुआ? सेल्स, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं आगे इस चैप्टर में इसको एक नए नाम से बुलाऊंगा बेटा। नया नाम इसका क्या होने वाला है? द न्यू नेम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की है आपके सामने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो सेल्स है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न विल बिकम नेट सेल्स। जब मैं डायरेक्ट रेवेन्यू से मेरे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से अभी सारे एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं हुए, माइनस नहीं हुए। ओनली दोज एक्सपेंसेस हैव बीन कंसीडर्ड which are incurred on purchase and production of goods and services। तो मैंने गुड्स खरीदने में जो खर्चा लगाया या प्रोड्यूस करने में जो पैसा लगाया, या इन शॉर्ट कह लो टोटल एक्विजिशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स, वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस पे बहुत डिटेल में मैं धीरे धीरे बात करूंगा। तो सेल्स माइनस कॉस्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट द फाइनल प्रॉफिट। रिमेंबर, ऐसे मत करना कि ग्रॉस प्रॉफिट को समझो कि प्रोप्राइटर अपने घर ले जा सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट से अभी भी बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस होना बाकी है, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब हम हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में, देखिए इक्वेशन नंबर 2 लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने, यहां पर हमारा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसमें हमारी हम ये इनडायरेक्ट इनकम जो यहाँ वहाँ से हो रही है, रेंट से कमाया, सेल्स से कमाया, वो तो कमाया ही कमाया, उसके अलावा इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड से जो कमाया, इनको बोलते हैं अदर इनकम्स। इनडायरेक्ट रेवेन्यूज माइनस दीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इससे जो प्रॉफिट हमको मिलेगा बेटा वो प्रॉफिट होगा हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट इज द फाइनल प्रॉफिट विच प्रोप्राइटर कैन टेक अवे। सो जीपी और एनपी में फर्क क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम सेल्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड एडिशन ऑफ इनडायरेक्ट इनकम्स विल बिकम नेट प्रॉफिट। ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट, ये दोनों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान से समझना है। अब इनको बनाने के लिए, इनके कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो है अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, हम फॉर्मूला यूज करके इनका कैलकुलेशन करें, और दूसरा अकाउंट बनाएं। हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं? हमें 3 अकाउंट बनाना पड़ते हैं। एक अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, एक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले बात करते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है और कैसे बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट देखो नाम से ही क्लियर है, ट्रेड। तो जो भी ट्रेडिंग हम कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, बाइंग एंड सेलिंग, उसकी चर्चा यहाँ होगी।
इन नेचर दिस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की खासियत क्या है? डेबिट पे क्या लिखा जाता है? सोचो, डेबिट पे लिखा जाता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट पे क्या लिखा जाता है? क्रेडिट पे लिखा जाता है इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट्स। कॉलम्स के नाम यही रहेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि इसमें मुझे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है। जैसे टू ओपनिंग स्टॉक, ये अकाउंट हमेशा उस स्टॉक से स्टार्ट होगा जो आपके पास ऑलरेडी साल के बिगिनिंग में रखा है, जिसे आप कंज्यूम करोगे, बेच के पैसा कमाओगे, रेवेन्यू अर्न करोगे। तो दिस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। आपने और गुड्स खरीदे तो जितना भी परचेजेज आपने किया है उसमें से आप अगर परचेज रिटर्न है कुछ तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पर नेट अमाउंट लिखिए। मान लीजिए आपने 5000 का परचेज किया और 200 का रिटर्न कर दिया, तो आपको आउटर कॉलम में लिखना है 4800। ओपनिंग स्टॉक आपके पास मान लीजिए 300 का पहले से रखा था, और जो परचेज के ऊपर खर्चा करते हैं, मुंबई से इंदौर लाना, चेन्नई से इंदौर लाना, या भंवरकुआ से अपनी शॉप तक, पलासिया तक गुड्स लाने का जो भाड़ा आप पे करते हो, जिसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, या अगर आप वर्कर्स को वेजेस पे कर रहे हो लोडिंग अनलोडिंग के लिए, वो वेजेस और ऐसे तमाम सारे खर्चे, इन सबको हम इस चैप्टर की भाषा में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द गुड्स। मान लीजिए 400 रुपये आपका कैरेज लग गया और 200 रुपये आपका वेजेस लग गया। अब आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना हो गया? देखो बेटा, 51 प्लस 4 55, 5700 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मतलब बेचने के लिए मेरे पास कितने रुपए की कॉस्ट के गुड्स हैं? 5700 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स मेरे पास बेचने के लिए रखे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं सारे के सारे बेच दूं। हो सकता है इसमें से कुछ गुड्स मेरे अनसोल्ड रह जाएं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, कितना आपने बेचा, कितना आपने नहीं बेचा। जो नहीं बेचा, अनसोल्ड है, वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। जो गुड्स आपने खरीदे उसमें से जितना बच गया वो आप अगले अकाउंटिंग ईयर में बेचोगे। तो चूंकि वो अगले अकाउंटिंग ईयर में बेचोगे तो वो इस साल का एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। मैचिंग प्रिंसिपल, यहाँ हम डेबिट ऑलरेडी कर चुके, लेकिन इन सब का वो पोर्शन जो अभी हमने बेचा नहीं, जिसका रेवेन्यू हमें मिला नहीं, अगले साल मिलेगा, तो हम उसे इस साल का एक्सपेंस नहीं बोल सकते। तो हमें ये जो डेबिट पे लिख दिया है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू एडजस्ट दिस वी हैव टू राइट क्लोजिंग स्टॉक ऑन द अदर साइड। मुझे कहा कि 1/4 आप नहीं बेच पाए और 3/4 आपने बेच दिया, तो जो 1/4 है इसका 1/4 वो आ जाएगा 1425। 1425 के गुड्स आप नहीं बेच पाए, 3/4 आपने बेच दिए, तो 3/4 इसके कितने हो गए? 5700 माइनस 1425। 3/4 सोल्ड फॉर ₹60,000। तो अपन यहाँ लिखेंगे सेल्स हमारा हुआ है 60,000 का। अगर सेल्स में से कुछ सेल्स रिटर्न भी हुआ है तो माइनस किया जाएगा। 60,000 अभी मान लीजिए सेल्स रिटर्न नहीं है, 0 है, तो 60,000 का नेट सेल्स हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या चीज होती है? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस अनसोल्ड गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हो जाएगा 3/4 यानी 4275, राइट, सोल्ड फॉर
60,000 तो बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, चलिए 60,000 ही रख लीजिए बेटा, आप कोई बात नहीं। 4275 की कॉस्ट के गुड्स मैंने 60,000 में बेच दिए। अब मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या चीज होती है? ग्रॉस प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ व्हाट ओवर व्हाट? डायरेक्ट रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड। तो फिर यहां पर रोका जाए और अगले वीडियो में P&L बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। थैंक यू।